स्टार्टिंग से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि लास्ट के 4 मंथ बचे और आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब से आपका जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है, तब से आपको जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। और स्टार्टिंग से आप ये क्लियर रखें कि आपको कितने ग्रुप्स दें। हेलो एवरीवन, मीट दी चैंपियंस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं श्रुति नागर, इंदौर मध्य प्रदेश से। श्रुति ने ऑल इंडिया रैंक 1 सीएस प्रोफेशनल में, ऑल इंडिया रैंक 10 सीएस एग्जीक्यूटिव में और ऑल इंडिया रैंक 3 सीएस फाउंडेशन में अचीव की है। श्रुति अपने सक्सेस जर्नी के बारे में और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में आज हमसे शेयर करेंगी। वेलकम टू द शो श्रुति। सर, श्रुति, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस सीएस कोर्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला और जब आपने इसमें ज्वाइन किया तब आपने क्या सोचा था? एक्चुअली मेरे ब्रदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट होती थी। और जब से मैं 11th क्लास में थी, तब से मेरा था कि मुझे सीए या सीएस में से कुछ करना है। और फिर मेरा जो इंक्लिनेशन है वो लॉ की तरफ, थ्योरी की तरफ ज्यादा था, तो मैंने सीएस चूज की। जब आपने सीएस चूज किया उसके बाद क्या एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बनाई कि आपको पता था कि ये पेपर्स हैं, अब इतना टाइम बचा है एग्जाम में, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? पूरी सीएस जर्नी के दौरान मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो थी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी। मैंने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में प्लान बना के पढ़ाई की। मतलब इस तरह से सारे चैप्टर्स को कवर करना है, कौन से दिन कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और कितने मंथ्स में कितने रिविजन्स करने हैं। इस तरह से मेरी पूरी प्लानिंग बनी थी और कंसिस्टेंसी मैंने फॉलो की। और आप ऑल इंडिया रैंकर रहे हैं सीएस फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में, तो क्या स्टार्टिंग से ही आप स्टूडियस स्टूडेंट थे या बीच में कभी चेंज आया? बचपन से ही मेरा फोकस जो है वो पढ़ाई पर था ज्यादा, क्योंकि मेरी मदर भी प्रोफेसर है। Yes. तो आई थिंक वो थोड़ा उनकी तरफ से भी मोटिवेशन था बचपन से। तो मैं बचपन से सिंसियर स्टूडेंट रही हूँ। आपने जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की तो आईसीएसआई स्टडी मटेरियल से स्टडी की या सेल्फ नोट्स और कोचिंग के स्टडी मटेरियल से स्टडी की? आईसीएसआई मॉड्यूल को मैंने तीनों लेवल्स पे बहुत फोकस किया और अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर किए। आईसीएसआई मॉड्यूल को एक बार अच्छे से गो थ्रू किया। जो टॉपिक्स मुझे लगता था जो चार्ट के फॉर्म में कवर हो सकते हैं, उसको मैंने अपने नोट्स में बनाया। और एग्जाम के एक दिन पहले जो नोट्स पढ़ने हैं उसको मैंने स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट किया। और इसमें कोचिंग और आपकी सेल्फ स्टडी का कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन रहा? कोचिंग डेफिनेटली, जब आपको कोई कंसेप्ट को क्लियर करना होता है तो कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोचिंग, केवल कोचिंग से आप आई थिंक पास नहीं हो सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड। जो हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कैसे टाइम मैनेज करते थे आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज का, स्टडीज का, प्लस और भी जो स्लीपिंग, ईटिंग, रीडिंग? मैंने लास्ट के 3 मंथ्स में पूरा प्लान बनाया था, जैसे कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट को कवर करना है और कौन से दिन कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। तो उस हिसाब से मेरा प्लान स्टार्टिंग से था। और लास्ट के 1 मंथ के लिए मैंने पूरा दिन का शेड्यूल बनाया था, जैसे खाने का और कब, मतलब कब सोना है, कब खाना है। कोई अपने जैसे माइंड फ्रेश करने की एक्टिविटीज है, वो उसको भी इक्वली मैंने इम्पोर्टेंस दिया। और इस वजह से मेरा टाइम अच्छा मैनेज हो पाया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान शेड्यूल था। एक सब्जेक्ट को करने से पहले कितने बार रिवीजन किया आपने, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से ग्रैब करने के लिए एग्जाम से पहले? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के मेरे 3 to 4 रिविजन्स हो गए थे। जो ओपन बुक सब्जेक्ट्स थे उसकी उसके 3 रिविजन्स काफी होते हैं। और जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, टैक्स हो गया जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसके 4 रिविजन्स मिनिमम मैंने। और जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि वो आपको रिटन में नहीं करने होते हैं, सिर्फ चूज करने होते हैं आंसर्स, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई थी? एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने कंसेप्ट को कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि एग्जाम में आपको जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं कई बारी, उनमें से चूज करना होता है। और उस टाइम आपके कंसेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितने ज्यादा हो सकते हैं हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए उसके लिए। और आईसीएसआई ने जो अपने प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह निकाले थे, उसके बेस पर मैंने प्रैक्टिस किया। और जहां से भी मुझे क्वेश्चंस मिलते थे मैं वो प्रैक्टिस करती। आपके ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनसे कितनी हेल्प मिल पाई, क्योंकि आप उन्होंने बहुत अच्छा गाइड कर पाया होगा आपको एग्जाम के लिए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया होगा। यस, उन्होंने अपना गाइडेंस पूरा दिया मुझे, राइट फ्रॉम फाउंडेशन से लेके प्रोफेशनल तक। आंसर राइटिंग कैसे करना है और
कितने बार रिवीजन करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, और ये सब उन्होंने मुझे बताया, और वो 9 डेज में जो प्रिपरेशन करनी है वो भी उन्होंने मुझे गाइड किया। आपने 9 डेज की बात की, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, जो 8 से 9 दिन लगातार पेपर होते हैं उसमें एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हमें ब्रेक नहीं मिल पाता है स्टडी के लिए, तो वो कैसे प्रिपरेशन की, उसमें आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? वो 9 डेज डेफिनेटली बहुत हेक्टिक होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रॉपर स्लीप हो, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। और उस टाइम ये इंश्योर करना चाहिए कि सारा जो आपका सिलेबस है वो एक बार आप क्विकली गो थ्रू कर लें, ताकि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे सब आता है। और अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स छूट भी जाते हैं तो आई थिंक आपको 90% भी अगर आपने कवर किया है तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है। और वो 9 डेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पहले की प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। यस। उस बेसिस पर आप क्विक नोट्स बना सकते हैं जो आपको एक दिन पहले पढ़ने। आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो उस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने कैसे की? आंसर राइटिंग जैसे मेरी जो फर्स्ट और सेकंड रिवीजन थी उसमें मैंने स्कैनर से रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए लिख करके, और लास्ट में जब लास्ट मंथ बचा था उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एक एक पेपर टाइमर लगा के जो है वो सॉल्व किए, तो मुझे पता चला कि कौन से पेपर में जो है टाइम का इशू। आपकी सीएस से पहले क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही है? ये स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी 12th कंप्लीट की सीबीएसई से, और सीएस के साथ ही मैंने बीकॉम भी किया है। आपकी स्टडी के लिए टाइमिंग थी, ये आपने कंटिन्यू सेम टाइमिंग रखी या एग्जाम के टाइम ज्यादा टाइम दिया, उससे पहले थोड़ा 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 करते रहे? स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मुझे एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है ऑनलाइन थी मेरी क्लासेस, तो वो 4 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कवर करना है दिन में। तो मेरी इस हिसाब से 6 to 7 आवर्स की स्टडी हो जाती थी, और लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने 10 to 11 आवर्स कर दिया था स्टडी। यहाँ पर हम ऑल इंडिया रैंकर की हॉबीज जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपने आप को एंटरटेन करते थे उस टाइम पर, जब रीडिंग करते करते हम बोर फील करने लगते हैं। तो मैं कॉमेडी शोज देख लेती थी कई बार शाम के टाइम, और वॉकिंग के लिए चली जाती थी माइंड फ्रेश करने के लिए, या म्यूजिक सुन लेती थी, तो इससे मेरा माइंड फ्रेश रहता। अभी सीएस एग्जाम्स आने वाले हैं दिसंबर में, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? उन बच्चों के लिए यही एडवाइस है कि बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशंस, और जो पेपर हो गया उसका उसका डिस्कशन नहीं करें, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेपर भी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो एग्जाम के बाद आप जो है वो चीज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के जो 9 डेज होते हैं उसमें पेपर डिस्कस बिल्कुल नहीं। कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो की हो, जो बाकी बच्चों से आपको डिफरेंट बनाती हो, और आपको पता हो कि ये करने के बाद मुझे थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आएगा? ऐसे अलग स्ट्रैटेजी जैसे मैंने पहले बताया कि प्लानिंग जो थी वो मेरी अच्छी थी, कि लास्ट टाइम पर मुझे पैनिक नहीं हुआ इस वजह से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है रिविजन हो चुके थे, और कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की। मैं हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कवर करती थी टॉपिक, जिससे कि एंड टाइम पर मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं। अभी आपकी सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद आपकी मेंबरशिप आएगी, तो क्या प्लान्स हैं आपके आगे को लेकर मेंबरशिप के बाद? आगे मैंने सोचा है कि मैं एमबीए कर सकती हूँ, और आई थिंक फाइनेंस या एचआर में। और लास्ट क्वेश्चन है, आपने अपनी डेडिकेशन, हार्डवर्क और परसिवरेंस से ये सक्सेस अचीव की है, इसका क्रेडिट आपको तो जाता ही है, आपके साथ साथ और आप किसको फील करते हैं कि क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए? मेरे फैमिली, मेरे टीचर्स, और डेफिनेटली ग्रेस ऑफ गॉड तो है ही। और ये सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी सीरियस जर्नी में। तो मैं इन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस प्लेटफॉर्म से आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि प्रिपरेशन और सक्सेस के लिए उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? सबसे पहले तो यही है कि स्टार्टिंग से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं कि लास्ट के 4 मंथ्स बचे और आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब से आपका जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है तब से आपको जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, और स्टार्टिंग से आप ये क्लियर रखें कि आपको कितने ग्रुप्स दें, क्योंकि एंड में ऐसा होता है कि कोई जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि हमें 3 ग्रुप्स देने, 2 ग्रुप्स देने, या सिंगल ग्रुप देना है। तो स्टार्टिंग से आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें कितने ग्रुप्स में अपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके श्रुति, आपने अपनी एग्जाम जर्नी और सक्सेस स्ट्रेटजी को लेकर हमसे बात की, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।